पर हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं। तमाम गेस्ट का पैनल हमारे साथ स्टूडियो में बना हुआ है और अभी भी तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। उनका मैं आपसे रूबरू करा देती हूँ। हमारे साथ अतुल पोद्दार जी हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से हैं। दूसरा महावीर सिंह राठौर जी हैं जो कि स्टोन एंड मार्बल से हैं। हुसैन खान जी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं राहुल सिंह हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है सर। अतुल सर, आपसे ही स्टार्ट करना चाहूंगी मैं। जिस तरह से इस बजट को लेकर इस बार उम्मीदें बहुत हैं, आपने भी सुना होगा क्योंकि वित्त मंत्री जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 100 साल के इतिहास में ऐसा बजट नहीं था जो कि इस साल पेश होगा। तो आपके सेक्टर की अगर हम बात करें, हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें, तो क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं? सबसे पहले तो जो कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा मार लगी है वो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को लगी है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर ऐसा था जो डायरेक्टली कस्टमर से रिलेटेड था और टूरिस्ट से रिलेटेड था। तो अभी जो लोग बागों ने पिछले 9 महीने और 8 महीने का जो मार चली, जिसमें उनकी जो लिटरली जो कारोबार है वो बंद सा हो गया है। तो हम चाह रहे हैं कि ये कारोबार को ऐसे वापस एक नया डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उसमें जैसे हमारे जो कारीगर आगे आ रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए उनको कुछ इंसेंटिव दें ताकि वो अपने कारोबार को बढ़ाएं और एक नई दिशा दें ताकि उनको रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, वहीं पे उनका रोजगार मिले और ताकि वो अपनी रोजी रोटी अपने तरीके से बढ़िया बना सके। यही सबसे पहले एक अच्छा कदम होगा सरकार की तरफ से। प्लस एक मिडिल सेक्टर को जो ऊपर अपराइज करने का वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आत्मनिर्भर भारत की जो बात करते हैं अपने प्रधानमंत्री, उसमें हमारे छोटे सेक्टर्स को एक बढ़ावा देने के लिए एक नई स्कीम की एक ज़रूरत है जो कि अपने कारोबारी अपना खुद बजाय कि जॉब के लिए जाए अपना खुद का कारोबार करे और एक उसको अपने इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और प्लस उसकी अपना रोजगार 2 आदमियों को और रोजगार देके रोजगार की समस्या को भी प्रॉब्लम को दूर करेगा और अपना खुद का रोजगार भी बनाएगा। तो इसलिए यानी कि कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत वाली बात प्रधानमंत्री ने कही है उस पर उनका फोकस ज्यादा रहेगा तो लोगों को राहत मिलेगी। ठीक बात। महावीर सिंह जी, अगर स्टोन और मार्बल इसकी हम बात करें तो अभी कोरोना काल में बिल्कुल कंस्ट्रक्शन भी एकदम बंद हो गया था, बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी किसी तरह का कुछ नहीं था, तो काफी नुकसान हुआ है। आप लोग किस तरह की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? मैडम, हमारे सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोरोना काल में जी, क्योंकि हमारा सेक्टर ऐसे स्पेशली देखा जाए तो राजस्थान और इवन इंडिया के तहत भी एमएसएमई सेक्टर है, परंतु अभी भी गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो या हो, इनमें इन्होंने एमएसएमई और हमारे सेक्टर के प्रोडक्ट्स को कंपलसरी नहीं कर रखा है। अभी भी ग्रेनाइट मार्बल को लग्जरी आइटम में डाला हुआ है, जबकि आज की डेट में सबसे अफोर्डेबल ग्रेनाइट और मार्बल है जो आज 40 रुपये से स्टार्ट है और 100 रुपये की रेंज में है। और स्पेशली राजस्थान के ग्रेनाइट्स जो बहुत ड्यूरेबल है और हर तरीके से अच्छे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यही मांग है कि उसको एक तो सबसे पहले इसको लग्जरी आइटम से हटा करके और इसको एक अफोर्डेबल आइटम में रखा जाए और जितने भी अभी प्रधानमंत्री के बजट ये आ रहे हैं आवास योजना के, मुख्यमंत्री आवास योजना के, इनमें कंपलसरी किया जाए जी। एयरपोर्ट्स है और इनमें भी इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियन ग्रेनाइट और मार्बल को कंपलसरी किया जाए। आज भी जैसे आपके बॉम्बे एयरपोर्ट है या दिल्ली एयरपोर्ट है, उसमें वो इम्पोर्टेड ग्रेनाइट और मार्बल लगा रहे हैं, वेरेज इंडिया आज कम से कम 80 कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट में भी सारे अपने खुद के एफर्ट से कर रहे हैं हम लोग जो कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का हमारे साथ में अभी तक कोई भी इंसेंटिव या किसी भी तरीके का नहीं है। तो मेरा ये भी है कि इनमें जो हमारे को कुछ इंसेंटिव्स है, एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव्स भी दिए जाए। साथ में अभी जो फाइनेंस हो रहा है तो एमएसएमई सेक्टर के साथ में बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत की बात करते हैं, पर वहां जब बैंक में लोन लेने जाते हो तो आपके हाथ में वो कहते हैं आपके घर का पट्टा लाइए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आज के कम से कम उसको ये ऐड करे कि भाई कम से कम एक एमएसएमई, अच्छा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है हमारा स्टोन का, स्पेशली राजस्थान से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो हमारी ये उम्मीद है गवर्नमेंट से भी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीजों को थोड़ा ईज करे। जी 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 बिल्कुल। हुसैन खान जी, पर्यटन क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, जैसा हमने देखा है अभी तक, और जिसमें कि राजस्थान जो कि पर्यटन के क्षेत्र में काफी अग्रणी माना जाता है। तो क्या लग रहा है आपको आज किस तरह की घोषणाएं संभव है और क्या उम्मीद आप कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए आज के बजट में ऐलान जो है? कोरोना के कारण इस पूरे विश्व में जो एक अघोषित आपातकाल की जैसी स्थिति बनी हुई थी और हम भी इसे अछूते नहीं रहे थे, और इस स्थिति से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जोरदार तरीके से
इस देश में सभी व्यवस्थाएं मैनेज करने का प्रयास किया, उसके लिए तो हम उनकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकते। अब चूंकि जो सेक्टर सबसे पहले इफेक्टिव और सबसे बाद में उभरने वाला सेक्टर है वो है पर्यटन सेक्टर जी। और इस सेक्टर का सबसे मुख्य एक भाग है, मुख्य यूनिट है वो होटल व्यवसाय जी, जो कि पूरी तरह से कोरोना में इस होटल व्यवसाय में आज भी जब से खुले हैं 30 से 35% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है और आने वाले समय में भी हमारे को नहीं लगता कि आने वाले 1 साल तक भी इससे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी बढ़ पाएगी, क्योंकि इस कोरोना काल में लोगों की जो सेविंग थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई और आदमी बाहर जब निकलता है, जब वो घर के खर्चे अन्य खर्चों के बाद में उसके पास सेविंग बचती है, उस सेविंग को वो खर्च करने के लिए घूमने के लिए बाहर जाता है। वो सेविंग एकदम नहीं है, तो वो सेविंग को वापस अपने आप में रिकवर होना और घर से बाहर घूमने के लिए निकलना हम मान के चलते हैं टाइम लगेगा। हमारे सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या ईएमआई की रही। लोगों ने लोन लेकर के बड़े बड़े होटल बनाए या पर्यटन सेक्टर के अन्य जो यूनिट थे उनमें पैसा खर्च किया, क्योंकि पर्यटक एकदम से बंद हो गए। ईएमआई की किस्तें सरकार ने कुछ समय के लिए एक्सटेंड की थी, लेकिन वो समय पूरा हो गया, बावजूद हमारा व्यापार तो नहीं बढ़ा, लेकिन ईएमआई किस्तों के लिए अलग अलग बैंकों से नोटिस आने शुरू हुए कि वो किस्तें चुकाएं। जब व्यापार ही नहीं है तो वो किस्तें चुकाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हम मान के चलते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार से कि सरकार ईएमआई की किस्तों के लिए कुछ रिलैक्सेशन देगी, उनको कुछ और समय के लिए एक्सटेंड करेगी, जिससे जब आने वाले समय में व्यापार शुरू होगा लोग ईएमआई की किस्तें चुकाने में समर्थ होंगे और उन चुकाने में अपने आप को काबिल महसूस करेंगे। बिल्कुल राहुल सर, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को अपडेट दे देते हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके साथ कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट से मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ठीक 11 बजे बजट पेश करेंगी। वहीं इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच रहे हैं। तो ये अब तक का अपडेट है। राहुल सर, अभी अगर हम आम लोगों को लेकर बात करें, मिडिल क्लास को लेकर बात करें, तो कोरोना संकट में जिस तरह से नौकरियां चली गई हैं, सैलरी में कटौती हुई है, तो काफ़ी परेशानी मतलब आम जनता को झेलनी पड़ी है। तो उस मिडिल क्लास के नज़रिए से अगर हम देखें तो आज के इस बजट से आपको क्या लग रहा है, किस तरह के ऐलान संभव है? देखिए, केंद्र सरकार ने कहा इस चीज़ को कि आज तक इस तरह का बजट नहीं आया हो। हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि इस तरह का बजट नहीं आया, कि गरीब मध्यम वर्ग आजकल हम देखने में ये आ रहा है कि लगातार के जो बजट आते हैं उनका फोकस गरीब पे भी रहता है, थोड़ा बहुत अमीर पे भी, लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो पिसा का पिसा ही रह जाता है। राहत की घोषणा होती है, गरीबों के लिए होती हैं, आर्थिक पैकेज मिलते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं उद्योग उनको पनपाने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, लेकिन जो मध्यम वर्ग है, जो देश का जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो क्षेत्र है मध्यम वर्ग, उसके लिए कुछ छोटी योजनाएं या कुछ जो राहत के जो ऐलान होने चाहिए वो नहीं हो पाते, चाहे इनकम टैक्स की बात हो और महंगाई की बात हो। ये जो वर्ग है इस पर सरकार को विशेष फोकस करने की जरूरत है। और निर्मला सीतारमण चूँकि अपना लगातार तीसरा बजट पेश कर रही हैं, उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा पिछले 2 बजट के अंदर, जो जिस तरह से उनकी ये हुई कि किस तरह से बजट को पेश कर रही, आम आदमी को राहत नहीं मिल पाई। तो आज निश्चित रूप से, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट है, सरकार के सामने चुनौतियाँ हैं, आर्थिक चुनौतियाँ हैं, बड़ी चुनौती है। उस चुनौती के अंदर निर्मला सीतारमण किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस आर्थिक सर्वे के हिसाब से दिखा पाती है, बड़ी चुनौती उनके सामने, क्योंकि अच्छा, इससे पहले अभी पिछले साल कोविड टाइम की अगर हम बात करें तो 30 लाख करोड़ का जो राहत पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसे हम ये कह सकते हैं एक तरह से मिनी बजट के रूप में जो दिया गया था, लेकिन उसमें भी मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला है। देखिए, सरकार पैकेजेस की घोषणा करती है, वो कागजों तक सीमित रह जाता है। सरकार कहती है लोगों को कि वो जाकर कर्ज लें और फिर अपना व्यवसाय, जब आदमी के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है उसको कहेंगे आप कर्ज लें, कर्ज लेके फिर अपना व्यवसाय शुरू करें। बड़ी अजीब सी बात लगती है। एक अर्थशास्त्र का सीधा सीधा सिद्धांत है कि पैसे आदमी के अगर जेब में होंगे तो बाहर निकलेगा और पैसा खर्च करेगा, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, जब वो पैसा खर्च करेगा तो मांग की आपूर्ति होगी, उत्पादन बढ़ेगा। ये सीधा सा एक अर्थशास्त्र का सीधा और सरल सिद्धांत है। जब आदमी के पास जेब में पैसे ही नहीं होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि अभी सेविंग खत्म हो गई, जब सेविंग ही नहीं होगी आदमी के पास तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल। तो सरकार को इस तरह का करना चाहिए कि लोगों के जेब में पैसा कैसे आए और वो कैसे बाजार में जाए।
जब ये चीजें स्मूथली चलने लग जाएंगी तो डिमांड अपने भी आप, बढ़ेगी, बिल्कुल। उत्पादन भी बढ़ेगा, और जो जितने भी सेक्टर्स हैं वो अपने आप बूस्ट अप धीरे धीरे होना होते शुरू हो जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल, यानी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगेगी। जी अतुल जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह की मिनी बजट की घोषणा पहले हुई थी, तो आपको क्या लग रहा है, किसी तरह का फायदा आपके क्षेत्र में नजर आया? नहीं, जैसे पूनम जी ने बोला कि ये बजट सिर्फ कागजों में रह गया, वाकई ही कागजों में रह गया। इसकी बेसिकली एक नंबर दे दिया गया कि इतने हजार करोड़ के इतने लाख करोड़ का बजट है, बट उसकी एप्लीकेशन एकदम जीरो थी। मेरा मतलब है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं हो, बजट का मतलब ही नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि बजट की बड़ी बड़ी बातें नहीं हो के प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कितनी बातें हो वो जरूरी है। जैसे अब हैंडीक्राफ्ट सेक्टर 25,000 करोड़ का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है अपने इंडिया से, और बहुत बड़ा सेक्टर है ये, और इसमें कम से कम नहीं तो 7 से 8 करोड़ आदमी जुड़े हुए हैं हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से। तो एक बड़ा पॉपुलेशन जो इससे जुड़ी हुई है, क्राफ्ट से रिलेटेड जुड़ी हुई है। और हम चाहते हैं कि जैसे चाइना से हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिला है, अब चाइना इस माल को लोग बाग कम पसंद करते हैं, बाहर के व्यापारी भी, और अमेरिका वगैरह सब चाहते हैं कि इंडिया से ज़्यादा माल ले। इस टाइम ये सही समय है कि हैंडीक्राफ्ट के लिए स्पेशल कोई पैकेज अनाउंस किया जाए, जिससे कि जो हमारे 25,000 करोड़ का हम 50,000 करोड़ आराम से कर सकते हैं। अगर सरकार हमारी मदद करे तो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, इतनी पोटेंशियल है। लेकिन सरकार की तरफ से ये हमें मदद चाहिए कि भाई एक ऐसा पैकेज निकाल के दे जो कि जिसको कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को प्रमोशन मिले और हर आदमी हैंडीक्राफ्ट से जुड़ना जाए। अभी क्या हो रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के आदमी है, जो अपने बाप का जो काम है वो करना नहीं चाहते, बिकॉज उसको किसी 8,000 9,000 की जॉब कर ले में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो वो कल्चर को छोड़ के, बिकॉज उसकी आमदनी 25-50,000 रुपये हो जाएगी तो अपने आप ही वो छोड़ देगा उसको। तो वो एक पैकेज देना बहुत जरूरी है हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए, ताकि पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिले और एक नया अध्यादेश लिखा जाए इसमें। जी बिल्कुल। महावीर सिंह जी, क्या आपको भी ये लगता है कि आपके सेक्टर के लिए भी एक स्पेशल पैकेज, वैसे जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया था कि जो लेबर है या मजदूर वर्ग है, अभी कोरोना काल में जो इधर से उधर हुए थे काफ़ी, उन लोगों को लेकर, यानी एक तरह से कहा जाए तो प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई एक ठोस नीति जो है वो आज के बजट में लानी चाहिए, जिससे कि वो जहाँ पर हैं उन्हें वहीं पर रोजगार मिल सके। उसके अलावा आप और क्या उम्मीद कर रहे हैं इस सेक्टर से? मैडम, हमारी जो समस्या है स्टोन सेक्टर की, उसमें एक तो जीएसटी रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने इसको लग्जरी मान रखा है। तो 18% जीएसटी है, तो 18% जीएसटी में एक फॉर एग्जांपल आज आपको भी मकान बनाना है, तो आप जब खरीदने जाते हो तो आप देखोगे 18% जीएसटी है, तो अननेसेसरी क्या आप फिर अवॉइड करते जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि यदि डोमेस्टिक सेक्टर को इनको अपलिफ्ट करना है तो एक तो जीएसटी डाउन करें, दूसरा एमएसएमई सेक्टर के लिए स्पेशल, इवन मैंने हैंडीक्राफ्ट ऑल द स्टोन सेक्टर बहुत, इनके लिए हमारे को इनको इंसेंटिव्स देने चाहिए, क्योंकि चाइना गवर्नमेंट दोनों को इंसेंटिव देती है। और आज प्रेजेंट पोजीशन जैसे मैंने बताया 80 कंट्रीज को इंडियन ग्रेनाइट एक्सपोर्ट होता है, और वो एक्सपोर्ट में भी वो लाइक करते हैं बिकॉज द इंडियन ग्रेनाइट क्वालिटी इज बेटर देन अदर कंट्रीज। सेकेंड जो लेबर की है, तो इंडिया अपने राजस्थान का लेबर जहां तक है, वो हमारे यहाँ बहुत कम बिहारी लेबर थे, मैक्सिमम राजस्थान के लेबर थे, परंतु एक लेबर में एक स्पेशल सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान का जो हमारा स्टोन का लेबर है वो आपको कर्नाटक में मिलेगा, और बिहार का लेबर राजस्थान में मिलेगा, और झारखंड का लेबर आपको गुजरात में मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो लोकल आदमी होता है ना, वो यहाँ काम करना पसंद नहीं करता। आई डोंट नो व्हाई, उसके कई रीजंस है, वो वहां जाके बहुत अच्छा काम करता है। हमारी साउथ की स्टोन इंडस्ट्री में मैक्सिमम लेबर आपको राजस्थान से, वेयर एज राजस्थान की इंडस्ट्री में मैक्सिमम फ्रॉम बिहार। तो इसीलिए तो ये माना जा रहा है कि इस पर फोकस रहना चाहिए कि जहां वो स्थानीय मैडम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। क्यों कि आज जो ग्रेनाइट मार्बल इंडस्ट्री वो राजस्थान में है, ये रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, ये बिहार में इंडस्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि वहां रॉ मटेरियल आपको यहां से ले जाएंगे एंड देन प्रोसेस करके वापस भेजेंगे, तो बैठता नहीं। तो हमारी जो इंडस्ट्री है स्पेशली ये अदर इंडस्ट्री से टोटली डिफरेंट है, ये रॉ मटेरियल बेस है एज वेल एज जिसकी ब्यूटी, मतलब स्टोन की ब्यूटी का आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते, अदरवाइज इज द स्टोन, पर एक ग्रेनाइट है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो आदमी कौन पता करेगा। अब सरकार चाहती है, कई बार जो हमारे रॉ मटेरियल की समस्या है, सरकार कहती है ऑक्शन में ले लीजिए, उन्होंने प्लॉटिंग काट दी है जेडीए के प्लॉट की तरह, और जैसे आनंद विहार और 20-20 किलोमीटर दूर है ऐसे रेत में प्रोजेक्ट काट दिया और इनमें से आप ले लीजिए। अब होता क्या है कि उसको प्लॉट ले नीचे निकाले तो उसमें ग्रेनाइट है ही नहीं। तो ये भी इनकी कई लॉटअप है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा था कि ये बार बार ऑक्शन करते हैं,
बिल्कुल आप कोल सेक्टर में करिए, आयरन सेक्टर में करिए, पर हमारा जो डेकोरेटिव स्टोन सेक्टर है इसमें आपका ऑक्शन नहीं है। इसमें तो फर्स्ट कम सर्व और आदमी को बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। मेरे को एक क्वेरी लेने के लिए मैं उसमें पत्थर का देखूंगा, फिर उसकी पॉलिश कराऊंगा, यदि वो अच्छा है नहीं, आपने देखा, आपको पसंद आया, लोगों ने देखा पसंद आया, तो ही मैं क्वेरी लूंगा। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। दूसरा, यहाँ रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी समस्या चल रही है हमारे यहाँ। रॉ मटेरियल क्या है कि हमारी पिछले 1 साल में कम से कम 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है आपके राजस्थान सिर्फ राजस्थान, जिसमें आपको अजमेर रोड पूरा आपका और किशनगढ़ पूरा, ये सारे के सारे सेक्टर जगह, इवन जालोर, उदयपुर, सब जगह खूब फैक्ट्रीज लग रही है। अब रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, समस्या है ब्लॉक्स नहीं है। अब ब्लॉक्स के लिए क्या है कि पुरानी माइंस थी, उनमें प्रोडक्शन स्क्यूज हो गया, और जो नई माइंस है वो पॉलिसी है ही नहीं। तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी 3-4 बीघा जीएसटी कम करना, एक लोन ईज करना, रॉ मटेरियल की व्यवस्था और ओजीएल स्पेशली। बिल्कुल। हुसैन सर, आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लग रहा है कि टूरिज्म सेक्टर के लिए केंद्र सरकार को ऐसा नहीं लगता, मतलब आपको, कि 1 साल तक के लिए टैक्स फ्री हॉलीडे करना चाहिए जिससे कि कारोबारियों को फिर से खड़ा होने का मौका मिल सके? निश्चित रूप से विदेशों में विदेशी सरकारों ने कई योजनाएं ऐसी चला रखी है अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अपनी अच्छी कुशलता दिखाते हैं तो आपकी ग्रेड बनाई जाएगी, और अगर आप 1 नंबर ग्रेड में आएंगे तो आपको 1 साल में 15 दिन का हॉलीडे मिलेगा, और वो उसका खर्चा भी सरकार वहन करेगी, और खर्चा वो निश्चित कर देते हैं। तो ऐसी योजना भारत में भी चलाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी विकास कार्य या कोई भी काम होता है सरकारी कर्मचारियों के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो अगर ऐसी योजना चलाई जाए तो एक तो वो अच्छे से काम करेंगे, जनता के हित के काम जल्दी होंगे, और जब लोग बाहर घूमने के लिए निकलेंगे और होटल के या अन्य खर्चों के बिल वो सरकार को सबमिट करेंगे, तो एक तो सरकार को जो खर्चा हो रहा है 15 दिन का वो बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति 1 महीने का काम 20 दिन में करता है। इस टाइप की योजना करने वाला व्यक्ति, और उसकी कैपेसिटी काम की डबल होगी। तो एक तो जो पर्यटन उद्योग का जो डेढ़ अभी हालात है, और अभी कुछ समय के लिए पर्यटन उद्योग उभरने वाला भी नहीं है, और भारत का एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़ा सेक्टर है ये, जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को प्राप्त हुआ है। 10 करोड़ करीब हम लोग मानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़े हुए। और राजस्थान में आज आपकी पत्रिका में भी था कि 20 लाख लोग, मैं तो कहता हूँ 20 लाख तो केवल होटल में मानो, करीब टोटल जो पर्यटक सेक्टर के जो यूनिट देखेंगे जिनमें हैंडीक्राफ्ट आता है, जेम एंड ज्वेलरी आता है, उसमें गाइड्स आते हैं, उसमें शोरूम्स आते हैं, उसमें टैक्सी जो पर्यटक के लिए वो आते हैं, और खोमचे वाले कितने लोग हैं, होटल तो है ही है। तो इन सब में मिलाकर के और 50 लाख लोग हम मानते हैं कि रोजगार से जुड़े हुए हैं। और पिछले जब से ये कोरोना लगा है राजस्थान में, आपको मैं बताऊं, केवल होटल सेक्टर को 1000 करोड़ रुपए का प्रति माह नुकसान हुआ है, और सभी सेक्टर, पर्यटक सेक्टर के अगर हम यूनिट को अगर साथ मिला लिया जाए तो 3000 करोड़ का करीब नुकसान हुआ है। और हम मान के चलते हैं कि ये नुकसान की तो भरपाई अब नहीं हो सकती, क्योंकि जो नुकसान हो गया, लेकिन आगे आने वाले समय में पर्यटन सेक्टर में जो लोगों ने लोन लेकर के और इन्वेस्ट किया हुआ था, वो इन्वेस्टमेंट तो किया लोगों ने, लेकिन वो इनकम नहीं होने के कारण वापिस ईएमआई की किस्तें चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि बूस्टअप के लिए बहुत कुछ आज हो सकता है कि बजट में घोषणाएं की जाएं। राहुल सर, किसी भी सेक्टर की बात हो रही हो, चाहे पर्यटन हो, खनन हो या हैंडीक्राफ्ट हो, हर चीज़ के लिए मानते हैं आप कि रेल नेटवर्क को मजबूत किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो ज़्यादातर रेल योजनाएं ऐसी हैं जो कि कागज़ों में दबी पड़ी हैं, जबकि राजस्थान लगातार 2 बार से 25 के 25 सांसद जो हैं वो चुनकर देता आया है। देखिए, किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसके पास आधारभूत सुविधाएं होती है। व्यापारियों को क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली। तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप होगा किसी भी फील्ड के अंदर, तो व्यवसाय चौगुनी गति से चलेगा। हमारी सड़कें अच्छी हो तो व्यापार अच्छा बढ़ेगा, व्यापारी को, उद्योगपति को पानी मिले, बिजली मिले, और ये जो सरकार की ओर से अलग अलग जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसका जो अलग अलग बिल्स भरे जाते हैं, फॉर्म्स वगैरह, ये जो सारी प्रक्रिया है इसको सहज किया जाए, सरल किया जाए, तो इन्वेस्टमेंट भी आता है और उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए अपने ओर से प्रयास भी करता है। जी। जहाँ तक राजस्थान की बात है,
रेल का नेटवर्क निश्चित रूप से जो होना चाहिए, जिस तरह का नेटवर्क बिछना चाहिए, आज भी हमारे कई जिले हैं जहाँ रेल नेटवर्क ही नहीं है। टोंक की बात करें हम, बांसवाड़ा रतलाम की बात करें हम, वो प्रोजेक्ट अधूरे से पड़े। बीच में थोड़े बहुत प्रयास हुए थे, लेकिन सरकारें बदल गई और सरकारों का भी जो फोकस रहता है वो ये देखती हैं कि कहाँ, किस सेक्टर के अंदर, किस स्टेट के अंदर, वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंदर उनको वोट मिले हैं, उनके सांसद जीते हैं, तो वो वही प्रयास करते हैं कि वहाँ रेल नेटवर्क बढ़िया हो, सड़क का जो नेटवर्क है वो बढ़िया हो। तो सरकारों को इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक डेवलपमेंट थ्योरी बनानी पड़ेगी, उस थ्योरी के तहत काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा कि यहाँ हमारा सांसद है। अब राजस्थान में तो आपको पता है कि पिछले इस बार 25 सांसद बीजेपी के है जी, जो राजस्थान, उससे पिछली बार राजस्थान के पूरे 25 मतलब लगातार 2 बार के चुनाव में पूरी बीजेपी 25 सांसद जिता के लेके गई। बिल्कुल, और यही तो उसका फायदा अगर राजस्थान को नहीं मिले तो ये जनता का भी दुर्भाग्य है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनका भी दुर्भाग्य है, और जो केंद्र सरकार है उनका भी दुर्भाग्य है। बिल्कुल। तो सर, महावीर सर, पर्यटन के क्षेत्र में भी रेल नेटवर्क जो है, रेल नेटवर्क उसका काफ़ी अहम रोल है। तो आप क्या मानते हैं कि आज के इस बजट में रेल नेटवर्क को लेकर आप क्या कहेंगे, जिससे कि आप तीनों के जो सेक्टर्स हैं उनको बूस्टअप मिलेगा? रेल नेटवर्क से हमारे सेक्टर को तो स्पेशली, वैसे टूरिज्म एंड इनका और हमारा सेक्टर तो काफ़ी अच्छी जगह, दोनों का साथ साथ सेक्टर है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट और इनका एक्सपोर्ट दोनों रिलेटेड है टू रेजिडेंस। रेल नेटवर्क मैडम हमारे लिए तो इतना आवश्यक है कि हमारा पोर्ट यहाँ से मुनुरा 750 किलोमीटर है, और हम अभी भी जो कोरोना के पहले हम 1000 रुपये पर टन के हिसाब से ट्रक्स भेजते थे या कंटेनर भेजते थे, अभी आज हम उसका करीब करीब ऑलमोस्ट दुगुना किराया दे रहे हैं जी। वैराज यदि रेल में नेटवर्क होता है, अभी कनकपुरा से हमारे, पर वहाँ आपको फैसिलिटी नहीं है, कनकपुरा से आपको कंटेनर अवेलेबल नहीं है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है, आईसीडी है, और है, परंतु रेल नेटवर्क हो, कंटेनर अवेलेबिलिटी हो, आईसीडी ज़्यादा हो, उनके अंदर कंटेनर की अवेलेबिलिटी हो। अभी एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त बताऊँ मैडम कि आज हमारे पास सबके पास एक्सपोर्ट के इतने गजब ऑर्डर है, कंटेनर्स अवेलेबल नहीं ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल, और उसी वजह से और कंटेनर्स के रेट्स जस्ट डबल हो गए। ये काफी जो है गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेनर, चाइना में सब कुछ अवेलेबल, चाइनीज गवर्नमेंट उनको अवेलेबल करा रही है, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के पहले वो चाह रहे हैं कि सारा माल उनका एक्सपोर्ट हो जाए, वेरेज इंडिया का माल हमारा पोर्टों पे पड़ा है जी। इसमें इनकी जो बात है, इसमें हाँ बिल्कुल सुझाव देना चाहूंगा। केंद्र सरकार बुलेट ट्रेन चला रही है जी, हाँ, बुलेट ट्रेन से किसको फायदा होगा? उसकी नाम होगा। इसकी बजाय जो इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्होंने बात कही कि कंटेनर्स, जो रेल सुविधाएं हैं उनको डेवलपमेंट करने पे, और जो दूसरे रेल के प्लान है उसको डेवलप करने पे, इन सब चीज़ों पे फोकस दिया जाए। बाकायदा 1000 पता नहीं कितने करोड़ों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय, तो ये जो रेल का जो ढांचा है उससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी, और जो कंटेनर्स और जो दूसरी प्रॉब्लम्स आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रेल सुविधाओं को लेके, रेल नेटवर्क को लेके, उस पर अगर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो जनता को ज़्यादा फायदा मिलेगा जी। अच्छा, इसका एक रीज़न आप क्या ये भी मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो उचित सामंजस्य नहीं हो पाता आपस में, केंद्र में सरकार बीजेपी की और अभी यहाँ राज्य में कांग्रेस की, वो भी एक रीज़न हो सकता है? एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है ये। अभी क्या हो रहा है, जैसे आईसीडी की बात करते हैं, आपने कहा कि रेट्स भी इनके फिक्स नहीं है, ये लोग अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते थे। जबकि गवर्नमेंट की सेक्टर है, गवर्नमेंट उसको कंटेनर का फिक्स चार्ज कर दे कि आप इतना ही चार्ज लेंगे तो आप आराम से हमें सुविधा मिलेगी, और रेगुलर कंटेनर प्रोवाइड करा सकती है सरकार अगर चाहे तो, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। अगर सरकार चाहे कि भाई हाँ, राजस्थान से जो इतना एक्सपोर्ट हो रहा है इसमें कम से कम मैं समझता हूँ एवरी डे के यहाँ से 150 से 200 कंटेनर रोज जाते हैं, तो वो उसकी सुविधा जब तक वो नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? उसके लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी है, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलप है तो उसके लिए कंटेनर प्रोवाइड कराएं, ट्रॉलर प्रोवाइड कराएं, और एक प्राइसिंग फिक्स करें जो कि आराम से सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकती है, उसी से बेनिफिट मिलेगा इसका। बिल्कुल। अतुल जी, अगर सादा सरल मतलब दर्शकों की भाषा में हम बात करें तो आपके सेक्टर के लिए राजस्थान में आप क्या चाहते हैं कि आज की सबसे बड़ी तो
हमारी जो जीएसटी है ना, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे एक्सपोर्ट सेंटर जो रिफंड जीएसटी का, इसका एक बैरोमीटर होना चाहिए। हमारी क्या है, सारी जो 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 कैपिटल है वो जीएसटी में फंस जाती है। क्या होता है कि 18% जीएसटी है लकड़ी पर, कईयों पे 12% है, ऐसे करके कुछ मतलब समझ लो अगर आप 1 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हो तो 18% आपकी 18 लाख रुपए तो आपके जीएसटी फंस गए। और उसका कोई बैरोमीटर नहीं, कब मिलेगा, मिलेगा सब बोलते हैं मिलेगा, उसका एक डायमीटर होना चाहिए कि साहब ठीक है आपको 2 महीने के अंदर जीएसटी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अब हम ब्याज देंगे। जब सरकार हमसे ब्याज लेती है तो सरकार देने में क्या दिक्कत है जी। जब जीएसटी और वो हमारी बड़ी रकम होती है, या तो कोई ऐसा फॉर्म निकाले कि साहब हमें टैक्स देना ही नहीं पड़े, हमें रिफंड ही, हमें फॉर्म दे दे। फॉर्म जैसे पहले एच फॉर्म होता था, एच फॉर्म होता था, उसके हम देते फॉर्म, हमें जीएसटी देने का क्या फायदा, ये लेना देना क्यों करें। इसके लिए बेटर एक फॉर्म लगा दे ताकि हम फॉर्म दे दें और हमें टैक्स देना पड़े, ताकि हमारी कैपिटल हम अपने अपने धंधे में काम ले सके। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और प्लस जीएसटी का स्लैब 12% पे लाके, इससे ऊपर हैंडीकैप पे हो ही नहीं सकता। इससे ऊपर करते ही हैंडीकैप महंगा हो जाता है। और चाइनीज गुड्स को आप प्रोत्साहन दे रहे हो बिकॉज उनके सस्ता माल आता है और अपना माल बिकता नहीं है। और लोकल मार्केट हैंडीकैप का बहुत बड़ा है और हम जो चीजें बना रहे हैं दुनिया में इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग बाग, और एक बहुत बड़ा मार्केट है। बट हमें थोड़ा सपोर्ट सरकार से चाहिए। बहुत बड़ा मार्केट है और हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं बिकॉज हमारे पास डिजाइन ओरिएंटेशन है, स्किल है, और हमारी स्किल का डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप बाहर से डिजाइनर बुला के अपने क्राफ्ट को और डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा एक डिजाइन सेंटर भी हम राजस्थान में बनाना चाहते हैं ताकि उस क्राफ्ट को डेवलप करके एक मल्टी यूज में प्रोडक्ट में डाल दे, ताकि उसका एक मार्केट जो है बहुत बड़ा बन जाए और उसमें सबको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो जीएसटी इस वक्त मुझे लगता है कि हर सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं, क्यों महावीर जी आपको भी लगता है जीएसटी हमारा तो मेन इशू है जीएसटी। और मैं गवर्नमेंट से जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो मेरा ये कहना है, एमएसएमई सेक्टर्स स्पेशली स्टोन हमारा सेक्टर है जिसमें सैंडस्टोन है, स्लेट है, ये वेरी टीनी यूनिट्स हैं। इन सब के ऊपर यदि इनको प्रोत्साहित किया जाए। एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। अपडेट सामने आ रहा है, कैबिनेट की बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक जो कि संसद भवन में चल रही थी, वहां से मंजूरी के बाद ही अब बजट पेश किया जाएगा। तो बैठक खत्म हो चुकी है और अब ठीक 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी। चलिए चर्चा लगातार हम कर रहे हैं। महावीर जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, हमारे जो सेक्टर है इसमें सारी टीन यूनिट्स है, रोजगार देने में बहुत ज्यादा आगे, जबकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई रोजगार ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। वो हमारा सेक्टर खूब रोजगार देता है। उसके लिए मेरा गवर्नमेंट से ये सजेशन है और एक्सपेक्टेशन है कि वो एमएसएमई को जो इनकम टैक्स है वो कुछ रिबेट दे। वो पैसा जो कैपिटल बनेगा नेचुरली ये पूरा सेक्टर्स वापिस उसी को वहीं री इन्वेस्ट करता है। तो ये एक बेनिफिट क्या होता है कि मैडम आज जो आपका प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे, तो इसमें इनको जितना भी ये रिबेट देंगे इनकम टैक्स का, उसका बेनिफिट इनको अदर वे में नेक्स्ट ईयर के इनकम टैक्स में एज वेल एज इनको जीएसटी कलेक्शन में सब जगह मिलेगा। जीएसटी की रेट जैसे अतुल जी ने बताई, हमारा एक जैसा सेक्टर है दोनों का, हैंडीक्राफ्ट एंड ग्रेनाइट एंड मार्बल सैंडस्टोन, ये सब पे मैक्सिमम 12% से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वापस घूम फिर के वो वापस आती है। एक एक्सपोर्टर्स के लिए जीएसटी रिफंड इज द वेरी बिगेस्ट इशू। जिस आदमी की 1 करोड़ की सीसी है वो 5 महीने में पूरी हो जाती है और उसके बाद में वो बहुत बुरी तरह से परेशान है जी। और गवर्नमेंट के 12-12 महीने से जीएसटी रिफंड नहीं है हमारे जी, 12-12 महीने से। चलिए बिल्कुल। तो आप देखते हैं, हो सकता है आज वैसे माना तो यही जा रहा है कि जीएसटी पर भी जो सरकार है कोई ना कोई स्टैंड ले सकती है। जैसे ये फॉर्म सिस्टम है उसको ये डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं कहां से, हमारा जो शिपिंग बिल है, भाई जिस आदमी ने शिपिंग बिल भर दिया, शिपिंग बिल के नंबर डाल दिए, उसको जीएसटी की जमा कराने की जरूरत नहीं। तो शिपिंग बिल तो अपने आप में अच्छा ऑनलाइन है मैडम। आज की डेट में शिपिंग बिल को यदि जीएसटी डिपार्टमेंट क्लिक करे, नंबर डालेगा, तो उसको पता चल जाएगा इनका मटेरियल यहाँ से शिप होकर के चला गया। तो इसके लिए फिर जरूरी क्यों, पहले हम जीएसटी जमा कराएंगे, उसके बाद रिफंड हो गए, आइस गेट से होगा, आइस गेट से नहीं होगा तो यहाँ इनके चक्कर काटने पड़ेंगे। वो कहेंगे कि आपका एक सप्लायर ने जमा नहीं कराया था, अरे एक उसका भी हम दंड क्यों भुगते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिनमें काफी रिफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हुसैन जी आपको भी लगता है जीएसटी पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे साथी अभी कह रहे थे कि भारत में बुलेट ट्रेन की क्या आवश्यकता है। हम ये कहते हैं कि एक तरफ तो हम बात करते हैं कि विश्व के जो विकसित देश है, जो सुपर पावर है, उनके बराबर हमें खड़े होना है और उनके कंपटीशन में आना है हमें।
तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनके पास जो हमारे पास नहीं होनी चाहिए? तो ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट है बुलेट ट्रेन, और अगर ये अगर हमारे देश में है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, बिल्कुल ये गर्व की बात है, लेकिन ये कहना सिर्फ इसलिए था क्योंकि अगर आप राज्यों के हिसाब से अगर आप अपने यहाँ के लोकल नेटवर्क को मजबूत नहीं कर रहे हैं, उसको भी साथ लेके चलेंगे तो बेटर होगा। मेरा मानना कि सभी चीजों को साथ लेके चलने के साथ साथ ये भी अगर है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, बुलेट ट्रेन भी। और अन्य जितनी भी टेक्नोलॉजी आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है विश्व में आई है, वो सभी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर होनी चाहिए, ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। दूसरी बात आपने अभी जीएसटी की, तो जीएसटी में पर्यटक उद्योग की बात में जब हम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यूनिट होटल है। और होटल के अंदर में अभी जो 990 तक जो कमरा लगता है उस पर जीएसटी नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि समय की नज़ाकत और अभी 999 रुपीज़ एक बजट बहुत कम होता है, इसको 1500 रुपये तक किया जाना चाहिए कि बजट क्लास होटल में अगर कोई कमरा लेता है तो 1500 तक के कमरे में कोई जीएसटी नहीं लगे। और भारत के अंदर में ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो मीडियम क्लास और लोअर क्लास के लोग रहते हैं। अपर क्लास के लोग ज़्यादा हम नहीं मानते 20% से ज़्यादा होंगे, और 20% से ज़्यादा जो लोग हैं वो 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रुकते हैं, और उनके लिए कुछ और ज़्यादा पैसा खर्च करना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। लेकिन बजट क्लास होटलों के अंदर में आदमी के लिए बहुत ही आदमी ट्राई मुलाई और बड़ा प्रयास करके 10 जगह ट्राई करके ही होटल लेता है, तो वहाँ पर 1500 रुपये तक की जीएसटी सरकार को फ्री करनी चाहिए, केंद्र सरकार को। हमने केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा है हमारे एसोसिएशन से भी, और हम इसके लिए प्रयासरत भी है और उम्मीद करते हैं कि हमारे को इसमें रिलैक्सेशन मिलता था। दूसरी बात यह है कि जो होटल्स है इसको पर्यटन उद्योग का तो सरकार ने दर्जा दे दिया, लेकिन धरातल पर इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। हमारे अभी भी बिजली के बिल है वो व्यावसायिक आते हैं, हमारे अन्य जितने भी लाइसेंस बनते हैं उनकी फीस व्यावसायिक लगती है, और सभी एक्टिविटी जो हमारी है या हमारे टैक्सेस लगते हैं वो व्यवसाय ही के लगते हैं। तो इसको कंप्लीटली उद्योग के अंदर में दर्जा दे करके होटल को और इसको इस दर्जे में लाया जाना चाहिए, जिससे जो उद्योगों को जो सरकार अनेक टाइप की योजनाएं लाती है उद्योगों के लिए, उनका भी लाभ इस होटल उद्योग को मिल सके। और आने वाले समय में इस होटल को एक संजीवनी बूटी देने के लिए सरकार को अनेक काम करने होंगे, जिससे हमारे जो अभी रोजगार के जो लोग हमारे सेक्टर में रोजगार जो लोगों को लगा हुआ था वो करीब 30 से 35% ही लोगों को रिकॉल किया गया है, क्योंकि व्यापारी अभी नहीं है, व्यापारी 30 से 35% से ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, तो जिस तरह की उम्मीदें आप लोग लगाए बैठे हैं, अब बस कुछ ही देर है, उसके बाद देखेंगे कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरने वाला है बजट। अपडेट में लगातार आपको दे रही हूँ, कैबिनेट बैठक में बजट को लेकर मंजूरी दे दी गई है, कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और अब से कुछ ही देर बाद वित्त मंत्री आम बजट पेश करने वाली है, यानी ठीक 11 बजे ये बजट पेश होगा। तमाम सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं और जिस तरह के ऐलानों की उम्मीदें वो यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अब देखना यही है कि क्या कुछ इस बजट में निकल के सामने आता है। राहुल सर, जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा था कि 100 साल के इतिहास में इस तरह का बजट नहीं होगा, तो इस वजह से भी कुछ ये है कि लोगों की उम्मीदें कुछ ज़्यादा हैं। अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें, क्योंकि कोविड काल में बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि जो नुकसान है ये छोटे और मंझोले जो उद्योग वाले हैं इन्हीं लोगों को हुआ है। तो एक तरफ जो सरकार का उद्देश्य है वो ये है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में स्थापित करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एमएसएमई सेक्टर को बूस्टअप दिया जाए। तो उसको लेकर क्या लग रहा है आपको आज? देखिए, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उन्होंने कहा है कि 100 साल में ऐसा बजट आपने नहीं देखा होगा जी। हमें उम्मीद की जानी चाहिए कि जो एमएसएमई सेक्टर जो है, जो छोटे उद्योग हैं, इनको बूस्टअप करने के लिए सरकार क्या ऐलान करती है, क्या राहत देती है, किस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाती है, ये इसमें देखने वाली बात है। क्योंकि निर्मला सीतारमण ने वर्क किया है काफ़ी टाइम से, वो लगातार सुझाव भी ले रही है, व्यापारिक संगठनों से भी सुझाव लिए हैं, एमएसएमई सेक्टर उनसे भी जुड़े हुए सुझाव लिए हैं, अलग अलग सेक्टर से सुझाव लिए हैं, और उन सुझावों को दवातल पर किस तरह से वो लागू कर पाती हैं, किस तरह से बजट में ले पाती हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक जो स्थितियां सामने हैं उससे सरकार जनता की उम्मीदें ज़्यादा है कि क्योंकि कोरोना काल के बाद आम आदमी की जेब बिल्कुल खाली है, चाहे व्यापारी हो चाहे दूसरे वर्ग हो, उनको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से राहत मिले, एमएसएमई उद्योग वापस गति की ओर बढ़े। क्योंकि एमएसएमई उद्योग बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उससे जो जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे उद्योगपति हैं, चाहे कर्मचारी हैं, छोटे श्रमिक हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं,
वो धीरे धीरे वो उनकी वो भी आगे विकास की ओर बढ़ेंगे। तो सरकार को चाहिए कि इस जो उद्योग के तहत जो भी सेक्टर्स की तरफ से जो भी राहत दी गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा राहत उस उद्योग को पहुंचे, क्योंकि ये सेक्टर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स के अंदर काफ़ी इन चीज़ों का प्रभाव है। तो यदि पूरा बूस्टअप इनको इस सेक्टर को मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अतुल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल की बात कही है, तो आपको क्या लगता है कि उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके बूस्टअप के लिए क्या जरूरी है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, वो तो है ही। इसके लिए भी जो अपना स्मॉल सेक्टर और मिडिल सेक्टर है उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है। आज क्या हो रहा है, यंगस्टर्स जो ग्रेजुएशन करके बाहर आ रहा है वो नौकरी के लिए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको अपना व्यवसाय करने के लिए एक ऐसा पैकेज मिलना चाहिए। वो ग्रेजुएशन करके आता है, पीजी करके आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके आता है, उसके बाद ये होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा, 4 आदमी को और एम्प्लॉय दूंगा। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज ऐसा कोई पैकेज ही नहीं है जो ग्रेजुएशन के बाद वो समझे हाँ भाई मुझे अपना व्यवसाय करना है, मैंने इस चीज़ में एक्सपर्टाइज किया है, अभी इस पैसे को मुझे इंप्लीमेंट करना है, मुझे कुछ प्रोडक्शन करने हैं, मुझे 4 आदमी से साथ लेके चलना है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं, जब तक पैकेज नहीं गवर्नमेंट देगी तब तक कि पूरा डेवलपमेंट ही नहीं होगा। बिकॉज अगर एक आदमी सिर्फ दूसरे आदमी को एम्प्लॉय करने की सोचेगा तभी व्यवसाय बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप मैं सोचूंगा मैं नौकरी देकर कहीं और नौकरी कर दूं, मुझे 2-4 लाख रुपए मिल जाएगा, इससे काम हो जाएगा, नहीं। अगर मैं 4 आदमी को और नौकरी दूंगा तब फायदा है। तो सरकार को ऐसा कोई पैकेज करना चाहिए कि यंगस्टर्स जो आज कॉलेज से और डिजाइन इंस्टीट्यूट से, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट से निकल के आते हैं, तो अपना व्यवसाय चालू करने का कोई ऐसा पैकेज होना चाहिए उनके पास, जो कि वो एक ऐसी लोन की सुविधा होनी चाहिए। हाँ भाई साहब आपने ये स्टडी करिए, ग्रेजुएट को इतने लाख का पैकेज मिलेगा, पीजी वाले को इतना पैकेज मिलेगा, ताकि उसको लगे हाँ भाई मेरे को सरकार सपोर्ट करिए। बाकी फिर फैमिली के सपोर्ट से वो आगे बढ़ सके और 10 आदमियों को अपने साथ एम्प्लॉय करके तभी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होती है और तभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, रोड, रेल और ट्रांसपोर्ट तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काम करना ही चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल। महावीर जी, जो अपने यहाँ के युवा हैं, अक्सर हमने देखा है कि पढ़ लिख कर या तो विदेशों की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं और फिर वापस नहीं लौटते हैं। तो वोकल फॉर लोकल की बात भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ऐसे में अपने जो देश के युवा हैं, पढ़ लिख कर जो अपनी पढ़ाई है, जो अपना टैलेंट है, उसका यूज़ वो विदेशों में जाकर कर रहे हैं। तो उनका यूज़ सिर्फ इंडिया में रहकर और इंडिया के लिए ही किया जाए, यानी कि स्वदेशी पर जोर जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उसके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसे युवाओं के लिए और क्या कुछ मतलब हो सकता है? मैडम, स्पेशली युवाओं के लिए नहीं, हर एक के लिए एक बात है जी। कि जब तक युवा क्यों रुकेगा यहाँ, वो जब रुकेगा कि उसको यहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन दिखे कि भाई मेरे को यहाँ ये मैं मेरा एक काम चालू करूँ। अभी पिछले सिंस लास्ट 10 ईयर्स में हर आदमी को एक अपना काम चालू करने की बहुत अच्छी एक आदत में आ रही है और एक फीलिंग्स आ रही है, नौकरी से थोड़ा हट रहा है वो, ये एक बहुत अच्छी बात है। स्पेशली जैसे हमारा सेक्टर है, इसके अंदर मैंने बताया आपको भी 2000 करोड़ का एक साल में इन्वेस्टमेंट है जी। और जो वेराइटीज आज हम हमारे से चाइना के पास रॉ मटेरियल नहीं है, वो इंडिया से ले जाता था, प्रोसेस करता था और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था। वेरेज अब इंडिया ने चाइना को डिफीट करना चालू कर दिया। इतने इन्वेस्टिगेशंस किए इन्होंने अपने इंडियंस ने और उसकी रेट्स ऑफ प्रोसेसिंग रेट्स को डाउन कर दिया हर सेक्टर में, इवन माइनिंग सेक्टर एज वेल एज स्टोन प्रोसेसिंग सेक्टर और सब में। तो युवाओं को क्या आकर्षित करने के लिए आपको सस्ता लोन देना होगा। वहां क्या हो रहा है, आपका जो बड़ा सेक्टर है उसमें तो एनपीए सबसे, आप जितना भी एनपीए देखेंगे ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनमें होता है, या बड़े सेक्टर्स है, लार्ज सेक्टर है उनमें। एमएसएमई का 99.98% आपका वापिस रीपेमेंट है, ओनली 0.05% ओनली एनपीए। ये बहुत बिगेस्ट बात है। तो सबसे ज्यादा सेक्टर में हम ब्याज भी खूब देते हैं और साथ में हम लोग जो लेने जाते हैं लोन तो घर का पट्टा भी वहां रख के आते हैं। जो ये प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल कह रहे हैं ना, इसमें प्रधानमंत्री को थोड़ा डट सा और इनकी नीतियों को थोड़ा इस टाइप से करना होगा कि हर आदमी, युवा आदमी यहाँ आए और जहाँ जितने इन्होंने बताया जो भी टेक्निकल पर्सन है वो आए, उनको काम करना है। आज मान लो कोई एक आदमी है जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करके आया, उसको लगा कि मेरे को काम करना है, वो चाहे कि मैं स्टोन सेक्टर में मशीनरी बनाऊंगा, तो उसको वहां एक जगह दी जाए। अभी इन्होंने युवाओं के लिए 500 गज के प्लॉट निकाले। 500 गज में यहाँ कोई मकान थोड़ी बनाना। रिको ने वहां कम से कम मिनिमम 1000 और 2000 स्क्वायर मीटर का एक वो होना चाहिए। उनको
अब आजकल इन्होंने ऑक्शन सिस्टम कर दिया, कभी ऑक्शन से लिए जाए। अब ऑक्शन में क्या होता है, जिस आदमी के पास ऑलरेडी पैसा है वो ले लेगा, और जो आदमी बच्चा करना चाहेगा उस वो ऑक्शन में ले नहीं पाएगा। तो इनको कुछ बहुत ज्यादा चीजें हैं जो चेंज करनी की जरूरत और इंडस्ट्रियल एरिया की जहां तक राजस्थान में, तो मैं ये कहूंगा कि लास्ट में पिछले 7 साल में राजस्थान गवर्नमेंट चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी, दोनों फेलर हो गई, एक भी नया इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लेके आई। तो आज सारे लोग बाग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, जमीन खरीदते हैं और उसके ऊपर फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो ये हैफेजार्ड रूप में जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ये खुद स्टेट के लिए इवन दो हर एक के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, तो इनको क्या है, जगह जगह जैसे चाइना है, आपको मैं थोड़ा एक उदाहरण दूं चाइना का। चाइना में क्या है कि वो एक ऐसे एरिया डेवलप करते हैं और आपको आइए और आपको एक 15 दिन के अंदर आप इंडस्ट्री लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरएज यहाँ अपने पास सबसे पहले तो उसको इंडस्ट्री लगाना चाहे तो उसके लिए जमीन ही नहीं। चलिए बिल्कुल सर, इस पर हम बात करेंगे और आगे भी, और लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कार्यक्रम में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटते हैं।